हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखेंगे। तो आइए देखते हैं। बायोलॉजी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड। ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बेसिक जानकारी मिलेगी ब्लड से। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। इस चीज को नोट करिए। अगला पॉइंट है, ये ब्लड दोस्तों प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब होता है लिक्विड। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है एक लिक्विड के रूप में होता है। ब्लड संयोजिक ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। हमारे शरीर में ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू के रूप में होता है। इसका पीएच मान देखेंगे तो 7.4 होता है, जो क्षार होता है। तो बहुत बार ये पूछा गया है कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा 7.4, और ये क्षार के रूप में होता है। अगर आप मेल में ब्लड देखेंगे तो 5.5 लीटर होता है, जबकि फीमेल में 5 लीटर होता है। अब यहाँ पर आप थोड़ा ब्लड के कार्यों पर ध्यान रखें। कार्य पूछे जाते हैं कि ब्लड जो है क्या क्या कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड का कार्य है ताप को नियंत्रण करना। दूसरा आप देखेंगे पोषक पदार्थ का परिवहन करना। जैसे कि हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं तो उन सभी पदार्थों को एब्जॉर्ब करके ये ब्लड को दे देता है। तो ब्लड का काम है ताप को नियंत्रण करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, और ये गैसों का भी परिवहन करता है। जानते हैं कि ब्लड जो है O2 और CO2 गैसों का परिवहन करता है, इसको भी नोट करेंगे। साथ ही साथ ये उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। उत्सर्जित पदार्थ यानी कि जो हमारे शरीर में बहुत सारे बेकार खराब पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का भी परिवहन करता है। आगे देखेंगे निर्माण। ब्लड का अगर आप निर्माण देखेंगे तो 2 तरीके से होता है। एक तो दोस्तों भ्रूण और दूसरा दोस्तों वयस्क। भ्रूण का मतलब होता है जब बच्चा पैदा नहीं होता, तो बच्चे के पैदा होने से पहले उसका जो ब्लड बनता है दोस्तों वो भ्रूण में बनता है, यानी कि आप कह सकते हैं लीवर, या दूसरी भाषा में कहेंगे भ्रूण। और जब बच्चा पैदा हो जाता है और वो वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसका दोस्तों ब्लड जो है वो बोन मैरो में बनता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वयस्क व्यक्ति में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा बोन मैरो में। जबकि जो शिशु होता है, बच्चा होता है, जो जन्म से पहले उसका ब्लड होता है, वो दोस्तों भ्रूण में होता है। उसकी बात लीवर में भी कह सकते हैं। अगला देखेंगे कि ब्लड का स्टोर कहाँ पर होता है, यानी ब्लड कहाँ पर इकट्ठा रहता है। तो वो दोस्तों स्प्लीहन में होता है, जिसको प्लीहा कहते हैं, या दूसरी भाषा में तिल्ली भी कहा जाता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे शरीर में ब्लड जो है वो स्टोर कहाँ पर रहता है। तो ध्यान रखिएगा स्प्लीहन में, यानी कि प्लीहा। और ब्लड का कब्र कहाँ पर होता है, तो वो भी दोस्तों स्प्लीहन में ही होता है। स्प्लीहन को 2 भागों में बांटा गया है। इसको दोस्तों ब्लड बैंक भी कहते हैं, या फिर इसको ग्रेव यार्ड भी कहा जाता है, जो कब्रिस्तान को कहा गया है। तो इसको नोट करिए। अगला देखिए, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम तो बहुत सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारी ऑयली वाली चीजें खाते हैं, तेल से बनी हुई चीजें जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है बढ़ जाती है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक चिपचिपा पदार्थ के रूप में होता है। तो कभी कभी आपको
फैट वगैरह बढ़ जाता है, या फिर आप ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। वो हार्ट अटैक आने का एक दूसरा कारण ये है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यानी कि जब हमारा हार्ट होता है उसमें दोस्तों चिपचिपा पदार्थ की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारा हार्ट ब्लड पंपिंग करना कम करेगा। जब ब्लड पंपिंग नहीं करेगा तो दोस्तों इससे हमें सांस लेने में बहुत सारी समस्या आएगी। तो ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल में 200 ग्राम हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में, जिसको डेसीलीटर में नापा जाता है। अगला देखेंगे हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, जिसको दोस्तों HB से दर्शाया जाता है, यानी कि HB। इसमें दोस्तों Fe यानी कि आयरन पाया जाता है। ये आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन हो जाता है, लाल दिखता है। अगर आप हीमोग्लोबिन देखेंगे तो मेल में दोस्तों 14 ग्राम डेसीलीटर होता है और फीमेल में दोस्तों 13 ग्राम होता है डेसीलीटर। कभी कभी एग्जाम में डेसीलीटर भी दे देगा या फिर ग्राम में भी देगा, तो ध्यान रखिएगा। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पुरुषों में जो आयरन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आयरन की मात्रा हीमोग्लोबिन में ज़्यादा होने के कारण पुरुषों में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं में 13 ग्राम होता है, क्योंकि महिलाओं में आयरन की मात्रा कम होती है। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है रक्त परिसंचरण। आप जानते हैं कि हमारा ब्लड जो है हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। तो रक्त परिसंचरण की खोज दोस्तों विलियम हार्वे ने की थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा विलियम हार्वे ने। अब दोस्तों ब्लड पर एक और बेसिक टॉपिक है, इसको आप देखेंगे। ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो दोस्तों प्लाज्मा और दूसरा कार्पलस, जिसको रुधिराणु कहते हैं। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो लगभग 60% होता है। कभी कभी एग्जाम में 55% भी लिखा होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है 60 से 55% होता है, इस चीज को नोट लगिए। और कार्पलस यानी कि रुधिराणु ये दोस्तों 40% होता है। अब दोस्तों ये प्लाज्मा क्या होता है? तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ये एक लिक्विड पदार्थ होता है। इस प्लाज्मा में 2 प्रोटीन नाम पदार्थ होते हैं, एक तो दोस्तों फाइब्रिनोजेन और दूसरा थ्रोम्बोबिन। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि प्लाज्मा में 2 प्रोटीन कौन से होते हैं। तो प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पदार्थ फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बोबिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है प्लाज्मा में। आप एक चीज और नोट करिए, जो प्लाज्मा होता है इसमें ये जो प्रोटीन होते हैं ये प्लाज्मा को थोड़ा गाढ़ा करके रखते हैं। अगर हम प्लाज्मा में से ये दोनों प्रोटीन को निकाल देंगे तो प्लाज्मा जो है हल्का पीले रंग का हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इस चीज को नोट करेंगे कि प्लाज्मा का जो रंग होता है वो थोड़ा पीला होता है, और पीला होने के कारण ही इसका है फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिनोजेन। फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन अगर हम इसको निकाल दें तो प्लाज्मा का रंग बहुत ही हल्का पीला हो जाएगा। तो आपको एक चीज आपने नोट किया होगा कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे शरीर से प्लाज्मा को निकाल कर ही जांच की जाती है कि हमें किस तरीके की बीमारी है। अगला देखेंगे कार्पलस। जो रुधिराणु होता है वो 40% होता है ब्लड में। इसको 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में कुछ बेसिक जानकारी है। आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम देखेंगे तो एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी में जो संख्या होती है वो 50 लाख होती है।
और आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो ध्यान रखिएगा एरिथ्रोसाइट। और इसका आरबीसी में संख्या कितनी होती है 50 लाख और इसका जीवन काल होता है 120 दिन। वही आप डब्ल्यूबीसी का देखेंगे बायोलॉजिकल नेम ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी में जो संख्या होती है वो 10,000 होती है और इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। तो बहुत बार पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 4 दिन का और इनकी संख्या जो है 10,000 के आसपास होती है। यहाँ पर देखेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का टेक्निकल नेम है थ्रोम्बोसाइट या बायोलॉजिकल नेम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स में संख्या जो है वो 2 लाख होती है और इसका जीवन काल 7 दिन का होता है। तो ये दोस्तों ब्लड पर कुछ बेसिक जानकारी है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।